नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर। आप देखेंगे मैथमेटिक्स जो आपके आगामी बोर्ड एग्जाम है उनके लिए ये रामबाण श्रृंखला है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश मैथमेटिक्स का ये मॉडल पेपर। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम में दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय से शुरुआत करेंगे। ये देखिए, एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ऐसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 नंबर के। और दोस्तों ये काफी कम समय में आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कैसे बहुत कम समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराएंगे इस श्रृंखला के अंदर। बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर हम मैथमेटिक्स का पूरा सेशन देने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। लासा दिया है 12 और 21 का 84 है, और मासा जो आपको है वो बताना था। हम आपको बता चुके हैं कि इन्हीं दो संख्याएं अगर हैं, मान लीजिए ये संख्या x है, ये y है, और उनका एलसीएम जो है ये 84 है, आपको एचसीएफ मतलब मासा बताना था। तो याद रखिए, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है एलसीएम के, और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना था। दो संख्याएं क्या है, 12 और 21, इनका गुणा कीजिए। यहां पर देखिए 12 गुणा 21 कीजिए, ये किसके बराबर होगा, उनके एलसीएम क्या है 84 दिया है, एलसीएम 84 है, और एचसीएफ हमने मान लिया x है, एचसीएफ यही आपको निकालना था। तो x की वैल्यू आराम से निकल आएगी। क्या आएगी, 12 गुणा 21 बटा 84 हो जाएगा। ये 84 नीचे आ जाएगा, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, और 7 तियों 21 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहां पर 3 आ गई। x की वैल्यू क्या आई, 3 आई। पहला ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट है। ये याद रखिए, दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा के बराबर होता है। बस इतना आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बक्से में कितने, ये एक बक्सा है, बक्से में देखिए 6 नीले 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। कंचे देखिए पहले, ब्लू कितने 6 हैं, व्हाइट सफेद कितने 4 हैं, और रेड लाल कितने हैं 8 हैं। टोटल कितने हो गए, टोटल 8 6 14, 14 और 4 18। टोटल कंचे इसमें 18 हैं। यदि इस बक्से में एक कंचा यदृच्छया मतलब रैंडमली, मतलब ऐसे ही उठा लिया जाता है, रैंडमली यदृच्छया का मतलब होता है, तो इसके नीले होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता। तो नीले होने की प्रायिकता का मतलब होगा ब्लू। ये देखिए ब्लू होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P से डिनोट करते हैं। ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये देखिए टोटल कंचे कितने हैं, टोटल 18 कंचे हैं। अब नीले कंचे कितने हैं, नीले देखिए 6 नीले कंचे हैं, तो 6 में से ही कोई एक कंचा निकलेगा तभी वो नीला होगा। तो टोटल 18 है, 18 में से 6 निकलने की प्रायिकता क्या होगी, 6 हम निकाल लेंगे, ऊपर 6 लिख दीजिए। जितने नीले कंचे हैं वो ऊपर रखिए और टोटल कंचे नीचे रख दीजिए। तो बस यही आंसर हो गया, 6 तियों 18। 1/3 प्रायिकता होगी, नीले होने की प्रायिकता 1/3 होगी। ये याद रखिए, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये देखिए सांख्यिकी से प्रश्न है, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 42 और 38.1 है, तो इसका माध्य क्या होगा, माध्य। तो दोस्तों आप एक चीज याद रखिए, जो बहुलक होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा जो होता है माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये आपको रिलेशन याद रखना है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य होता है, इतना आपको याद रखना है। बस देखिए आपको दिया हुआ है बहुलक आपसे क्या है, बहुलक तथा माध्य कितने 42 और 38.1। तो बहुलक क्या है 42 बराबर माध्यिका कितनी, माध्यिका आपको माध्यिका दी हुई है 38.1, 38.1 में गुणा 3 का कीजिए, माइनस 2 गुणा माध्य आपको निकालना है, इसका माध्य क्या होगा। तो माध्य हमने मान लिया x है। हल करने पे क्या आएगा, अब देखिए 2x इधर लाएंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 38.1 में 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 8 तियों 24 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 और 2 11, मतलब 114.3 में से ये 42 माइनस कर दीजिए। 42 आपको माइनस करना है। तो यहां पर देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप इसे माइनस करेंगे
72.3 आएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 72.3 बटा 2 हो जाएगा। कट कीजिए, 2 तिया हो गया 6 और 2 छंग 12 हो गया, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 36.15 x की वैल्यू आई। x हमने क्या माना था, x हमने माध्य माना था। 36.15 बी ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट है, 36.15। आपको यह चीज समझ आई, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य होता है। अगर आपको ये पता है तो ये आपके बाएं हाथ का क्वेश्चन था। बहुलक की वैल्यू यहां पर दी हुई थी, माध्य का भी दी हुई थी, माध्य का आपको माध्य निकालना था। बस इसे हल करके आसानी से आंसर 36.15 आया। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया था, चौथा, वर्गांतराल बारंबारता। क्या पूछा था, उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक, बारंबारता बंटन का बहुलक। आप देखिए बारंबारता बहुलक का मतलब होता है कि जो पूरा डेटा दिया गया है इसमें सबसे ज्यादा कौन सा टर्म आया हुआ है, सबसे ज्यादा बार कौन सी चीज आई हुई है, बस उसी को कहते हैं बहुलक। आप बताइए सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, सबसे ज्यादा बारंबारता 18 है ना, किसकी है ये 18 जो है 15 से 20 वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। तो 15 से 20 वर्ग की बारंबारता यही पूछा गया था, बारंबारता बंटन का बहुलक, तो 15 से 20 वर्ग अंतराल वाले की जो है बहुलक जो होगा यही होगा, बिल्कुल 15 से 20 वाले की बारंबारता आवंटन सबसे अधिक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अब दोस्तों ये देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन था 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाल लिया जाता है। 52 पत्ते हैं, उनमें से एक पत्ते को निकाल लिया जाता है रैंडमली। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तस्वीर वाला पत्ता का मतलब होता है, आप देख लेंगे 52 जो पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में 4 जो होते हैं वो किंग होते हैं, राजा होते हैं, और 4 जो होते हैं वो रानी होती है, क्वीन, क्वीन के 4 पत्ते होते हैं, और 4 पत्ते जो होते हैं वो गुलाम के होते हैं, गुलाम, गुलाम जो होता है स्लेब, तो याद रखिए गुलाम। तो 4 राजा, 4 रानी और 4 गुलाम, टोटल पत्ते कितने हो गए, 12 पत्ते। अब बताइए कुल पत्ते कितने हैं गड्डी में, कुल पत्ते 52 हैं। हमने अभी आपको कंचे वाला क्वेश्चन कराया था, कुल कंचे कितने थे और नीले कंचे कितने थे ऊपर रखे थे, ऐसे यहां करना है। कुल कितने पत्ते हैं 52, और तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं 4 4 4, 4 तियो 12 पत्ते तस्वीर वाले हैं, तो ऊपर 12 लिख दीजिए। अब इसे काटिए, 4 तियो 12, 4 एकम 4, 4 तियो 12, 3/13 जो होगी प्रायिकता आएगी, 3/13 तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता आ गई। सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, आपको सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है हमेशा। आप देखिए, आप बताइए कोई अगर परिमेय संख्या का मतलब, हमने आपको बताया था परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिनको P/Q की तरह लिखा जा सकता है, जैसे 3/2, 5/4, 9/7, मतलब इनको ऐसे लिखा जा सकता है, P/Q फ्रैक्शन भिन्न में लिखा जा सकता है। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, P/Q भिन्न की तरह नहीं लिखा जा सकता, उन्हें अपरिमेय कहते हैं। अब आप बताइए कोई संख्या है, मान लीजिए एक परिमेय संख्या हमने ले ली 5/2, अगर हम इसमें से √3 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 - 2 √3/2। ये पूर्णतः भिन्न नहीं है, मतलब P जो है, P भी पूर्णांक होना चाहिए और Q भी पूर्णांक होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। याद रखिए परिमेय संख्या P/Q की फॉर्म में होगी, लेकिन P और Q दोनों पूर्णांक होंगे। यहां देखिए 2 √3 जो है ये पूर्णांक नहीं है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो पॉइंट में आएगा, तो ये अपरिमेय संख्या ही होती है। याद रखिए एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय ही होता है, हमेशा अपरिमेय होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपरिमेय होता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय का मतलब हम आपको बता चुके हैं, P/Q की फॉर्म में लिखना चाहिए, P/Q की तरह। Q भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक और Q भी पूर्णांक होना चाहिए, ऐसा नहीं है दशमलव में कोई अंक है। तो ये चीज याद रखिए,
अब बताइए √3 इसकी वैल्यू 1.732 होती है, पूर्णांक है कहीं, और √5 भी दशमलव में आएगा, तो ये क्या परिमेय संख्या हो गई? नहीं हुई। आप समझ गए होंगे। √2 की वैल्यू 1.414 होता है, ये पूर्णांक है? नहीं है। √7 भी दशमलव में नहीं है। √12 क्या है? अगर आप इसे लिखेंगे 2√3 हो जाएगा। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, पॉइंट में आएगा, तो 12 भी पॉइंट में आएगा। अब ये देखिए सी ऑप्शन पे दारोमदार क्या है। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। a प्लस बी गुणा a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसे हल कीजिए, क्या आएगा? a क्या है? √5 है, √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा? √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर क्या आएगा? 5 माइनस 7, ये आएगा -2। ये देखिए पूर्णांक है, माइनस का 2 पूर्णांक है, इसे अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो ये P/Q की भांति लिखा जा सकता है, P/Q। इसका मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये जो है एक परिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। अब ये दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन आपसे जो बहुविकल्पी के अलावा जो दीर्घोत्तरीय और अति लघु और लघु होते हैं उनमें भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये क्या है? दो बिंदु हैं a, b, -a। आपको इनके बीच की दूरी निकालना है। दो बिंदु हैं, एक ये एक ये, इनके बीच की दूरी क्या होगी? एक है बिंदु a, b, दूसरा है b, -a। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? याद रखिए, अगर बिंदु है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो हमेशा याद रखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, ये फॉर्मूला होता है। x2 क्या है? x2 है, यहां पर x2 की वैल्यू क्या है? b, और एक x1 की वैल्यू a, b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? माइनस a है, माइनस y1 क्या है? b है का होल स्क्वायर। बस इसे सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। क्या आएगा? ये आएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ab आएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस बाहर आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। अब देखिए 2ab माइनस का है, 2ab प्लस का है, कैंसिल। b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया, 2b स्क्वायर, ऐसे a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर आंसर था इसका, बिल्कुल। और ये क्या है? अंडर रूट के अंदर है, ये टर्म सारे अंडर रूट के अंदर है, याद रखिए अंडर रूट के अंदर। तो ये डी ऑप्शन देखिए, 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, डी ऑप्शन करेक्ट था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मेन मुद्दा ये है, ये पता होना चाहिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ था, क्वेश्चन 9, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इनके शून्यांकों का योगफल पूछा था, शून्यांकों का योग। अब इसके गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा? इसे कैसे लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुणा 2x गुणा 1, 4x को ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं? 1 का होल स्क्वायर, 1 का कुछ भी कीजिए 1 ही रहेगा, तो ये क्या बन गया? 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया? 1/2, तो x की भी दो वैल्यू आएंगी, 1/2, दोनों 1/2 आएंगे। अब इनके शून्यांकों का योग, इनका योग क्या होगा बताइए? 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा? आधा आधा 1 हो जाएगा, आधा आधे को जोड़ेंगे 1 हो गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट था, 1। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरणों का युग्म x माइनस वाई का बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या क्या होगी? a1x प्लस b1y बराबर c और a2x प्लस b2y बराबर, अगर c दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है, तो याद रखिए हमेशा जो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर बराबर होते हैं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 आपस में बराबर हैं, तो उनके कोई भी मान नहीं निकलते हैं। अब इन इक्वेशन को देखिए, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। अब देखिए
A1 की वैल्यू देखिए 1 है और A2 की वैल्यू 3 है, 1/3। अब देखिए B1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 और B2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 बराबर 1/3 हो गया। मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 अगर हो जाता है तो इनके हल जो होते हैं एक भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। अगर दोस्तों यहीं पर ये C1/C2 के भी बराबर हो जाए तो इनके अनंत हल होते हैं, C1/C2 भी बराबर हो जाए। लेकिन C1 देखिए यहां पर है 8 और C2 है 16, 8 दूनी 16, 1/2 है, मतलब ये बराबर नहीं है, 1/2 है ये, तो इसलिए इसके कोई हल नहीं होंगे। अगर दोस्तों ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 भी हो जाता तो इसके अनंत हल हो जाते। तो याद रखिए इसमें केवल दो बराबर हैं, A1/A2 बराबर B1/B2, तो इसके कोई भी हल नहीं होंगे। बी ऑप्शन करेक्ट था। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 है, उसका एक मूल अगर 2 दिया हुआ था तो k की वैल्यू पूछ ली। k की वैल्यू जो मूल दिया होता है बस x की जगह उसी को रख दीजिए, x की जगह 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा k हो गया, माइनस का 8 बराबर 0, तो 2 दूनी 4 हो गया, माइनस का 2k हो गया, माइनस का 8 बराबर 0। तो आप देखिए 4 प्लस का है, माइनस का 8 है, तो क्या हो गया, -2k माइनस का 4 हो गया बराबर 0। तो माइनस का 2k बराबर ये -4 उधर जाएगा, प्लस का 4, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 4 बटा माइनस का 2, 2 दूनी 4, मतलब माइनस का 2 जो आएगा ये k की वैल्यू आएगी -2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के प्रश्न को। अब दोस्तों ये समांतर श्रेणी आ गई। अब देखिए समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 20वां पद आपको निकालना था। 20वां पद क्या होगा, अब दोस्तों बताइए इसके 20वां पद क्या होगा। तो 20वां पद का फॉर्मूला याद रखिए, TN 20वां पद मतलब nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, TNवां पद, A मतलब पहला पद, प्लस n का मतलब हो गया जितने पद हैं, -1 और गुणा कर दीजिए d मतलब हो गया सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब होता है इन पदों के बीच देखिए अंतर कितना है, इसी को सर्वांतर कहते हैं। तो आप देखिए a की वैल्यू क्या है, पहला पद 10 है, लिख दीजिए 10। अब देखिए n कितना है, 20वां पद पूछा है तो n की वैल्यू 20 हो गई। अब देखिए d की वैल्यू क्या है, d सर्वांतर कितना है, 7 में से 10 जाएगा, -3 सर्वांतर हो गया। मतलब जो दूसरा पद होता है उसमें पहले पद को घटाते हैं, तीसरे पद में दूसरे को घटाते हैं, तब निकलता है सर्वांतर, -3, 7 - 10 -3 हो गया। अब बस वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू क्या है 10 प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1 गुणा कर दीजिए -3 से, क्या आएगा आंसर 10 माइनस यहां आ जाएगा आगे 19 57 हो जाएगा। 10 - 57 मतलब -47, -47 इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, nवां पद -57 आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये समांतर श्रेणी आपको समझ आई होगी। अब ये प्रश्न देखिए, ये ज्यामिति से आपका प्रश्न दिया हुआ था सर्किल। अब दोस्तों ये देखिए स्पर्श रेखा से संबंधित प्रश्न है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त दिया हुआ था, वृत्त हमने मान लिया ये है, इसकी त्रिज्या थी 10 सेंटीमीटर। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, एक बाहर एक बिंदु है Q, यहां से एक ये वृत्त पर बिंदु है P, ये स्पर्श रेखा दी हुई थी, ये स्पर्श रेखा बता रहा है PQ। केंद्र O से जाने वाले एक रेखा एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, मतलब ये केंद्र O है और O और Q को आपस में मिलाने पर बोल रहा है ये रेखा जो है O से Q वाली रेखा 12 सेंटीमीटर दी हुई थी, ये रेखा आपको दी थी। अब आपको बताना है, अब देखिए PQ क्या है, अगर ये बिंदु P है, ये वाला बिंदु P दिया हुआ था, तो P से, अब देखिए P से O क्या हो गया, P से O की दूरी जो त्रिज्या है वही तो होगी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। अब क्या पूछ रहा है, PQ की लंबाई बताना है, मतलब ये स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए, PQ की लंबाई आपको बताना था। अब दोस्तों याद रखिए
जो ये अगर चीज आपको पता है, स्पर्श रेखा ये है और त्रिज्या ये है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो होती है आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। ये आपको याद रखना है, ये प्रमेय भी है आपके, ये थ्योरम आप में सॉल्व की होगी, आपके एग्जाम में आती है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो OPQ ये त्रिभुज क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ये क्या है, कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 12 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार क्या है, PQ है। PQ का स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर है ये लंब का स्क्वायर क्या हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 12 बारियम 144, 10 का स्क्वायर ये 100 हो जाएगा, 100 इधर लाएंगे तो माइनस कर देंगे, 144 माइनस 100 बराबर PQ का स्क्वायर हो गया। 144 में से 100 जाएगा तो 44 बचेगा, बराबर PQ का स्क्वायर हो जाएगा। PQ का स्क्वायर तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट 44। अंडर रूट 44 का मतलब इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 अंडर रूट 11, 2 अंडर रूट 11 भी तो लिख सकते हैं इसको। तो याद रखिए 2 अंडर रूट 11, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था। PQ की लंबाई 2 अंडर रूट 11। दोस्तों इसमें ये आपका कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा था, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, ये बात आपको पता होगी तो आप इसे केवल कुछ सेकंड में ही हल कर देंगे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, 2 sin 30 cos 30 का मान क्या होगा। अगर दोस्तों आपको पता है sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, बस आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कटा तो अंडर रूट 3/2 आंसर था। डी ऑप्शन अंडर रूट 3/2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब दोस्तों बताइए, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, ABC। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपको बेसिक आपने रटा भी होगा, लाल बटे कक्का करके आपने इस तरीके से इसको रटा होगा। तो साइन थीटा क्या है, साइन कॉस और ये है टेन। बस याद रखिए साइन थीटा बराबर, ये देखिए परपेंडिकुलर क्या है 3 है और बेस क्या है और इसका हाइपोटेनियस 4, ये 4 हो गया। साइन थीटा बराबर दिया हुआ था तो ये क्या हो गया, 4 चौक 16, 3 तिरका 9, 16 में से 9 जाएगा तो ये अंडर रूट 7 आएगा इसकी वैल्यू। तो आपसे टेन थीटा पूछा था, टेन थीटा बराबर क्या हुआ, टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा मतलब जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है 3 है, बेस क्या है अंडर रूट 7 है, तो 3 अंडर रूट 7 आपका आंसर होगा। 3 अंडर रूट 7 मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया, कॉसे के प्लस कॉटे इंटू 1 माइनस कॉसे किसके बराबर होगा। वो दोस्तों याद रखिए कॉसे के क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, प्लस का कॉटे बराबर क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इसको ऐसा ही रहने दीजिए, इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए को ऐसे ही रहना दीजिए, ऐसे ही बिल्कुल। बस इसे एलसीएम लेके हल करेंगे तो नीचे साइन ए एलसीएम आएगा, ऊपर क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए हो गया इंटू 1 माइनस कॉस ए हो गया। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया अपॉन साइन ए हो गया। अब बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए पहले से ही दिया हुआ था, साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो गया तो साइन ए आपका आंसर हो गया, साइन ए बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साइन ए। देखिए डी ऑप्शन करेक्ट था, साइन ए, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से हल कर सकते हैं, ये चीजें लिखना नहीं है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपको माइंड में ही पता होगा तो उसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इतना लंबा इसलिए हमने आपको लिख के दिखाया क्योंकि हम तो आपको समझा रहे हैं इसलिए, नहीं तो ये चीजें आपको एग्जाम में केवल माइंड कैलकुलेशन से ही हो जाएंगी। अब ये देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, अब इसे इजीली हल हो जाएगा। ऊपर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ही इसको रहने दीजिए अपॉन, इसे चेंज कर लीजिए 1 माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए कर लीजिए, टेन स्क्वायर ए। तो ये क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ऊपर रहेगा, नीचे अगर
10 स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, और जो नीचे 10 स्क्वायर ए है ये ऊपर पहुंच जाएगा घूम के 10 स्क्वायर ए। इसमें से माइनस कॉमन आएगा तो माइनस का 10 स्क्वायर ए, नीचे से हमने माइनस कॉमन ले लिया नीचे से, और वो ऊपर यहाँ पे इसके आगे हो गया माइनस 10 स्क्वायर ए। तो ये क्या हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन, जब माइनस कॉमन आएगा यहाँ से तो 10 स्क्वायर ए के पास तो माइनस है नहीं, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 आगे आ जाएगा, माइनस कॉमन आएगा तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए नीचे भी बन गया, दोनों समान हो गए, कट गए। क्या आंसर आया माइनस का 10 स्क्वायर ए आंसर आ गया। माइनस का 10 स्क्वायर ए कहां पर है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, ये आपसे पूछा गया लास्ट क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप 20वां, एसटी पैरेलल क्यूपी। ये दोस्तों याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अति लघु लघु दीर्घ सब जगह पूछा जा रहा है ये। अब देखिए एसटी जो ये लाइन है इसके पैरेलल है, अगर यही कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप एक चीज याद रखिए, हम आपको बताते हैं। पहले तो देखिए पूछा क्या गया, टी आर की वैल्यू पूछी गई है, टी आर इसकी वैल्यू पूछी गई है, हमने मान ली ये एक्स है, एक्स सेंटीमीटर हमने इसको मान लिया एक्स सेंटीमीटर। अब इसकी वैल्यू निकलेगी कैसे, अगर ये दो भुजाएं आपस में समांतर हैं तो इसकी कंडीशन होती है, अब छोटा वाला त्रिभुज एस टी आर और पी क्यू आर में देखिए, ये वाली भुजा देखिए क्यू आर, इनका अनुपात अगर दोस्तों ये दोनों समानांतर भुजाएं हैं, समानांतर अगर एक दूसरे के समांतर हैं तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, और ये कोण कॉमन है इस त्रिभुज में भी और छोटे त्रिभुज में भी ये कोण कॉमन है, और अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। जब ये दो एंगल इन दोनों त्रिभुज के बराबर हैं तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा, बस दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब समरूप त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, उनकी भुजाओं का अनुपात क्यू आर अपॉन इस वाली भुजा की, ये भुजा कौन सी है एस आर, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बस इतना याद रखिए। अब देखिए ये वाली भुजा पी आर अपॉन छोटे वाली त्रिभुज की भुजा टी आर, मतलब दो समरूप त्रिभुज जो होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होता है, बस इतनी बात आपको याद रखनी थी। बस आइए क्यू आर देखिए कितना है 3 + 1.5, ये 3 है इतना भाग और 1.5, तो क्यू आर कितना हो गया 3 + 1.5 तो 4.5 हो गया, बटे एस आर कितना है एस आर 1.5 बराबर पी आर देखिए कितना है पी आर 2.8 इतना है और प्लस एक्स, तो 2.8 + x अपॉन टी आर कितना है x से जो हमें निकालना है। अब इसे हल कीजिए, 15 × 3 = 45 हो गया। अब x का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, 2.8 + x का यहाँ 15 एकम 15 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा 2.8 + x। अब x इधर आएगा तो 3x - x बराबर 2.8, तो 3x में से एक x जाएगा और 2x बचेगा, तो x बराबर क्या आएगा 2.8/2, तो 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 1.4 सेंटीमीटर आई x की वैल्यू। x क्या था x टी आर था 1.4 सेंटीमीटर, बस यही तो निकालना था। आंसर क्या होगा 1.4 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको दिमाग में अच्छा समझ आया होगा। दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बहुविकल्पी। आइए दोस्तों देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा आपको ज्ञात करना था मासा। दोस्तों हम इससे पहले बता चुके हैं आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है किसके बराबर होता है, गुणनफल बराबर होता है संख्याओं के लासा गुणा मासा के बराबर होता है। अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों में हो जाएगा। जैसे देखिए संख्याएं क्या है 26 × 156 बराबर एलसीएम क्या है 156 है। आपको मासा पूछा था, x मान लेते हैं मासा, 156 से 156 कैंसिल आउट हो गया, ये 156 था, तो मासा क्या आया x की वैल्यू 26 आ गई। बस 1 सेकंड का क्वेश्चन था,
भी आपको ये पता होना चाहिए दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ये पॉइंट आपको नोट करने वाला था। अब आइए देखते हैं ये सेकंड क्वेश्चन, देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब अगर पहली संख्या a है दूसरी संख्या b है, सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं इन दोनों के बीच में कोई ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए, कॉमन टर्म नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 14 और 35, देखिए 7 जो है 14 को भी विभाजित करेगा, 7 35 को भी विभाजित करेगा, तो इन दोनों में एक कॉमन टर्म है 7, इसलिए यह सह अभाज्य नहीं है। 31 और 93, 31 तियां क्या होता है? 31 तियां 93। देखिए 31 यहां खुद से डिवाइड कर रहा है और 93 को भी कर दे रहा है, इसलिए सह अभाज्य नहीं है। अब देखिए 32 और 62, सबसे पहली बात तो यही है कि इनमें देखिए जो 2 है, 2 32 को भी डिवाइड करेगा, 62 को भी डिवाइड कर देगा 2, मतलब कॉमन एक संख्या है, कॉमन 2। लेकिन आप यही देखेंगे बी ऑप्शन में 18 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा 2 गुणा 3। अब 25 के गुणनखंड क्या होंगे? 25 के 5 गुणा 5। देखिए एक भी इसमें गुणनखंड कॉमन है नहीं है, इसीलिए ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो सह अभाज्य का मतलब कोई भी एक भी टर्म इनमें कॉमन नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो दोनों को, कोई ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जो दोनों को विभाजित कर दे, बस वही सह अभाज्य होती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। अब जरा तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी क्या होगी? दोस्तों आप अगर बेसिक केवल आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, अगर मान लीजिए ये x1, y1 बिंदु है, ये x2, y2 बिंदु हैं, तो इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आपको यह पता है फिर तो चुटकियों का क्वेश्चन है, ये चुटकी में हल हो जाएगा। x2 कितना है? x2 माइनस का 12 है, x1 माइनस का 5 है, माइनस का 12 है, माइनस का 5 है, स्क्वायर करेंगे प्लस y2 कितना है? 0 है, y1 0 है, 0 माइनस 0, बस इसे हल कीजिए क्या आएगा? 12 5 17 होगा, माइनस का 17 है ना, तो माइनस का 17 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से माइनस निश्चित नाबूद हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? 17 ही आएगा, स्क्वायर से ये वाला टर्म हट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आया? डी ऑप्शन देखिए करेक्ट है बिल्कुल। 17 जो होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। हमारे दोस्तों मेन मुद्दे की बात क्या थी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या था, बस वही आपके मेन मुद्दे की बात थी। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन थोड़ा करने लायक है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचेगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ज्यादा भटकना नहीं है, आपको क्या करना है, जो 35, 56 और 91 दिया हुआ है इनका एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले अभाज्य संख्याओं से विभाजित कीजिए। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो 35, ये हो जाएगा 28, ये हो गया 91, फिर 2 से विभाजित हो रहा है तो 35, ये हो गया 14, ये हो गया 91, फिर 2 से विभाजित हो रहा है 35, 7, 91। अब दोस्तों देखिए 5 से विभाजित हो रहा है, 5 7 35, 7 91 हो गया। अब दोस्तों देखिए फिर 7 से विभाजित हो रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और ये 13 टाइम जाएगा। तो देखिए एलसीएम क्या आया? एलसीएम आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा ये 13 है। तो बस 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13, ये एलसीएम आया। क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40, 40 सत्ते हो जाएगा 280। 280 में 13 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 13 अट्ठे हो जाएगा 104, 13 दूनी 26 और 10 हो जाएगा 36। 36 40 जो है एलसीएम आया। तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या आया? 36 40, इनका एलसीएम आया 36 40। अब देखिए 35, 56, 91 इन संख्याओं का जब एलसीएम ये है, इसका मतलब 35 इस संख्या को पूरा विभाजित करेगा, 56 भी पूरा विभाजित करेगा, 91 भी पूरा विभाजित करेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा।
7 शेषफल होने का मतलब है इसमें हम अगर 7 जोड़ देंगे बस काम हो गया हमारा। 35 पूरा विभाजित कर देगा इसको, इसमें 7 जोड़ दिया तो 7 शेषफल हो गया। 56 पूरा विभाजित एलसीएम को करेगा, 7 जोड़ दिया। 91 पूरा विभाजित करेगा, 7 जोड़ दिया। तो हमारी वह संख्या कौन सी है? 3647। 3647 वह संख्या है जिनको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचेगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन केवल फिंगर पॉइंट पे कुछ ही सेकंड्स में हल हो जाएंगे। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग दोस्तों कुछ भी नहीं है। 8 के 15 गुणज का मतलब क्या हो गया? 8, 16, 16 के बाद हो जाएगा 24, 24 के बाद हो जाएगा 32। अगर दोस्तों आप ऐसे करते जाएंगे तो टाइम लगेगा। आप इसमें से 8 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 1, 2, 3, 4 डेड कहां तक जाएगा? 15 गुणज है ना, 15 गुणज है तो डेड 15 तक जाएगा। अब आप दोस्तों देखिए ये प्रथम n संख्याओं का योगफल हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5, 15 तक। तो प्रथम n संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? n गुणा n प्लस 1/2। n की वैल्यू क्या है? 15 तक संख्याएं हैं तो 15 रखिए। क्या हो गया? 15 गुणा 15 और 1 16/2, 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे क्या हो गया? 120। इन संख्याओं का योगफल क्या हो गया? 120 हो गया। अब 120 में इस 8 का गुणा करेंगे, 120 में ये 8 का गुणा करेंगे, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा और ये पीछे 0 पहले से लगा तो 960 जो होगा इनका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 960। इस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं किन्हीं भी संख्याओं को। वैसे हम आपको बता दें एक ट्रिक भी इसकी, यही इसी से ट्रिक बन जाती है क्या? जिस संख्या के गुणजों का योग पूछा गया हो तो उस संख्या को लिखिए गुणा। कितने गुणज हैं? 15 गुणज हैं। 15 गुणा 15 प्लस 1/2। बस इसको हल करेंगे आंसर मिल जाता है आपको। यही ट्रिक है इसकी, आसानी से आंसर मिलेगा। अब दोस्तों छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन क्या है? यदि द्विघात समीकरण ये का एक मूल -2 हो तो p का मान बताइए। जब एक मूल दिया हुआ है -2, इसका मतलब इस मूल को उठा के इसी समीकरण में रख दो। x की जगह क्या रख दो? -2 रख दो। जो मूल दिया होता है वही x की जगह रख दो, आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू -2 रखिए। x की वैल्यू क्या रखना? -2, क्योंकि एक मूल क्या है? -2 है। बस हो गया काम। तो एक मूल अगर -2 है तो रखिए x की जगह -2। -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा -2 माइनस का p बराबर 0। 2 दूनी 4 हो गया और 2 दूनी 4 ये माइनस का हो गया, माइनस p बराबर 0। 4 से 4 कैंसिल तो p की वैल्यू क्या आई? 0 आई। p की वैल्यू क्या है? 0 आई। ऐसे आई। देखिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, p की वैल्यू 0 हो गई। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सेकंड्स में हल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को भी शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन था x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। आपको बताना था समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। सबसे बड़ी बात क्या थी? x अक्ष पर वह बिंदु स्थित है। x अक्ष पर कोई बिंदु अगर स्थित होता है, मान लीजिए ये x, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। अगर x अक्ष पे कहीं भी कोई भी बिंदु स्थित होगा तो उसके y के निर्देशांक जो होंगे वो 0 होंगे। तो बस अब देखिए y के निर्देशांक देखिए, यहाँ पे 1 दिया था, इसका मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित है तो y के निर्देशांक 0 होना चाहिए। यहाँ देखिए y का निर्देशांक 1 दिया था, यहाँ देखिए y का निर्देशांक 2 दिया था, गलत हो गया। ये दोनों ऑप्शन तो आपने आराम से कट कर दिए। अब अगर आपको नहीं भी आ रहा तब भी तुक्का केवल 2 पे लगाना है। लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। अब दोस्तों देखिए x अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? x, 0, क्योंकि y अक्ष वाला निर्देशांक 0 हो जाएगा क्योंकि x अक्ष पे स्थित है। अब आप क्या करना है? 5, -2, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए। क्या होगी इन दोनों के बीच की दूरी? इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी √x1 - x2 क्या हो जाएगा? x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया
यहां देखिए -2 -0 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा -3, 2 और x, 0 के दूरी के बराबर होगा, क्योंकि यहां देखिए दोनों बिंदु समदूरस्थ हैं, समान दूरी पर हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी -3 -x का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर। अब बस इसे हल करेंगे, आंसर मिलेगा। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए। दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10x प्लस का 4, ये हो गया। अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे, बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6x प्लस का 4। बस हल कर दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल हो गया। अब देखिए प्लस का 4 इधर भी है, प्लस का 4 इधर भी है, कैंसिल हो गया। अब देखिए 25 को, अब 9 को लेके आइए इधर, 9 को इधर लाएंगे तो 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 25 माइनस 9 बराबर ये माइनस का 10x है, इधर लेके जाएंगे तो 6x प्लस 10x हो जाएगा। 10x 25 में से 9 जाएगा 16 होगा और 6x प्लस 10x हो जाएगा 16x। अब देखिए 16 एकम 16, x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू 1 आ गई। बस हमारा निर्देशांक पता चल गया, x की वैल्यू 1 है, 0, तो 1, 0 जो है निर्देशांक थे। डी ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट हो गया। एक तरीका ये था, आप इसे हल कर सकते हैं। अगर आपको निर्देशांकों का बहुत अच्छा नॉलेज है तब आप निर्देशांक बनाकर भी कर सकते थे, लेकिन हमने आपको थोड़ा डिटेल मेथड में बताया। ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे आपके जो अति लघु और लघु त्री हैं उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए हमने बताया। क्या दिया हुआ था? एक एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु थे, हमने मान लिया एक्स अक्ष पे कोई बिंदु स्थित है तो x, 0 जिसके निर्देशांक होंगे, y के निर्देशांक 0। अब देखिए 5, -2 और x, 0 के बीच की दूरी x, 0 और -3, 2 के बीच की दूरी के बराबर था, समदूरस्थ था, समान दूरी पर। तो हमने क्या किया? वही किया। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी रख दी, स्क्वायर करके सारे टर्म कैंसिल हो गए, x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 मतलब 1, 0 हमारे निर्देशांक हो गए। अब दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जरा 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन क्या है? समीकरण 2x² - 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? मूलों की प्रकृति आपको एक समीकरण पता होगा, ax² द्विघात समीकरण प्लस bx प्लस c = 0। तो दोस्तों द्विघात समीकरण में 3 कंडीशन याद रखिए। अगर जो d की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? b² - 4ac। अगर दोस्तों d की वैल्यू b² - 4ac, अगर दोस्तों b² - 4ac ये 0 के बराबर होता है तो इसके मूल जो होते हैं, मूल वो वास्तविक होते हैं, वास्तविक, और वास्तविक होने के साथ साथ बराबर भी होते हैं, समान होते हैं। याद रखिए समान, वास्तविक एवं समान होते हैं। b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होती है तो मूल वास्तविक होते हैं, वास्तविक, लेकिन मूल जो होते हैं अलग अलग होते हैं, असमान होते हैं, समान नहीं होते हैं, असमान होते हैं। और अगर दोस्तों b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी होती है तो मूल काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक मूल होते हैं। याद रखिए काल्पनिक होते हैं। ये 3 कंडीशन याद रखिए। तो बताइए अब इसको इससे तुलना कीजिए। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू क्या है? -5, और c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है 4। बस अब b² - 4ac लगाइए। b क्या है? -5 है तो -5 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है 4। 5 पंजे 25, -4 चौक 16 दूनी 32। अर्थात देखिए 25 में से 32 जाएगा तो क्या आंसर आ रहा है? -7 आ रहा है, जो कि 0 से छोटा है। -7 आ रहा है, 0 से छोटा है, अर्थात मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। देखिए b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो मूल काल्पनिक होते हैं। यहां देखिए a गलत है, b गलत है, डी गलत हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। काल्पनिक, वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। क्यों होंगे? ये हमने कंडीशन आपको बता दी। दोस्तों यही कंडीशन अगर आप याद करके भी जाएंगे ना
एग्जाम में, तब भी द्विघात समीकरण से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दोस्तों आगे बने रहिए इस वीडियो में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नमा क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होते हैं? यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी भुजाएं समानुपाती हो। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, हमने बताया था जो समरूप त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुजों में इनके जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, और संगत कोण जब बराबर होते हैं तो ये त्रिभुज समरूप होने के स्थिति में होते हैं, तब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। बिल्कुल, यदि इनके संगत कोण बराबर हों और इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, दोस्तों ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। संगत कोण और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तब ये त्रिभुज जो होंगे वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये समरूपता, कई क्वेश्चन आपके फ्रेम होंगे इस समरूपता से, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखिए, कम से कम ये समरूपता वाला जो क्वेश्चन है ना, आपको कम से कम बता रहा हूं मैं 4 अंक एग्जाम में दिलाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमने पिछले मॉडल पेपर में भी हल कराया था, वहां भी आप देख सकते हैं और इसमें भी आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, त्रिभुज दिए हुए थे ओडीसी और त्रिभुज ओबीए, ये दोनों त्रिभुज दिए हुए थे। यदि कोण बीओसी 125 डिग्री है, बीओसी ये 125 है, और कोण सीडीओ मतलब ये वाला कोण दिया था 70 डिग्री, तो कोण ओएबी का मान होगा, ओएबी इस कोण का मान पूछा था। अब दोस्तों बताइए, अगर ये 125 डिग्री है ये कोण, तो ये कोण भी 125 डिग्री होगा। शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे के सम्मुख शीर्षाभिमुख कोण भी है। अब देखिए दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, तो ये कोण 125 डिग्री हो गया। जब ये 125 है, ये 125 है, दोनों मिला के कितने हो गए? दोनों मिलाकर हो गए 250 डिग्री। और ये पूरे के पूरे कितने होते हैं? 360 डिग्री। 360 डिग्री जब 250 में से माइनस होगा तो 110 डिग्री बचेगा, और ये दोनों बराबर हैं तो मतलब 110 का आधा हो जाएगा 55 डिग्री। ये 55 डिग्री हो गया, और ये कोण भी क्या हो गया? 55 डिग्री हो गया। जब ये 55 है, ये 70 है, तो ये कोण कितने डिग्री का हुआ बताइए? ये कोण कितने डिग्री का हुआ? 70 और 55 हो जाएगा 125, और 180 में से माइनस कर देंगे। त्रिभुज के तीनों कोण 180 में से जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 55 डिग्री। ये वाला भी कोण हो गया 55 डिग्री। जब ये कोण 55 डिग्री है, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, तो ये कोण किसके बराबर होगा? इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण। तो ये 55 डिग्री है, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से आंसर तक पहुंच गए। ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। अब दोस्तों ये कोण आपको पता होना चाहिए, शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। अगर दो समांतर रेखाएं जो हैं इनको कोई एक लाइन कट करती है, तो ये कोण जो है, ये कोण ये इस कोण के बराबर होता है, और ये कोण जो है इस कोण के बराबर होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। ये आपकी ज्योमेट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, वहां भी आपको कराए जाते हैं। अब दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा? अब दोस्तों साइन थीटा अगर कॉस थीटा के बराबर है, बताइए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा अगर हम रख भी लेते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कितनी आसानी से हल होगा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? टेन थीटा बन गया। टेन थीटा बराबर क्या है? 1 है। जब टेन थीटा बराबर 1 है तो आप इजीली रख सकते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है, अगर ये आपको पता है लाल बटे कक्का, इससे आप रख सकते हैं टेन थीटा क्या होता है? लंब मतलब परपेंडिकुलर, और बटा आधार बेस हो जाएगा। तो टेन थीटा क्या दिया? 1/1 मतलब ये 1, तो आधार का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा, ये √2 आ जाएगा कर्ण। तो आप बताइए थीटा की वैल्यू निकालना कितना कठिन है? काफी आसान है। वैसे यही निकाल सकते थे टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 45 डिग्री होगी, बस काम खत्म, 45 डिग्री। लेकिन हम आपको साइन थीटा को भी निकाल के बताएंगे कि साइन थीटा से कैसे निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर 1/√2, 1/√2 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, 1/√2।
तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, थीटा की वैल्यू यहाँ से भी 45 डिग्री निकल के आई, 45 डिग्री। बस आपको इतना बताना था, ये हमने इसलिए किया। वैसे tan थीटा बराबर 1 मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री, और ये दिया था 0 से 90 के बीच में ही होगा। तो 45 कहाँ है, 45 0 से 90 के बीच में ही है, 0 से बड़ा 45 और 90 से छोटा है। तो बस ये काम आपको आसानी से पता हो गया होगा। तो बस हमारा मोटिव था tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर 45 डिग्री हो गया। अब देखिए थीटा की वैल्यू 45 मतलब 90 से छोटी भी है और 0 से बड़ी भी है, तो सेटिस्फाई कर रहा था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया था, बी ऑप्शन। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 का मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन काफी आसान होते हैं। आप साइन 15 को कॉस में कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते थे साइन 90 माइनस 75 भी तो लिख सकते हैं। 90 माइनस 75 मतलब 15 ही तो हो गया, बटे कॉस 75 है, कॉस 75 दिया था। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस 75 हो गया बटा कॉस 75, नीचे भी हो गया, कॉस 75 से कॉस 75 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 1, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों बहुत आसान है, अगर आपको पता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा का मतलब tan थीटा बराबर 1 हो गया, tan थीटा बराबर 1 का मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई। बस रख दीजिए, थीटा की वैल्यू 45 मतलब साइन 45 का, साइन की 45 का पावर 4 प्लस कॉस 45 का पावर 4 हो जाएगा। बस रख दीजिए, क्या आएगा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इसकी पावर 4 हो जाएगी, प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, इसकी पावर 4 हो जाएगी। 1/√2 की पावर 4 का मतलब √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, और फिर इसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बस √2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 1/4 प्लस 1/4 बराबर क्या हुआ, 2/4। 2/4 का मतलब 2 दूनी 4, 1/2। क्या आंसर आ गया, बी आंसर आ गया 1/2। इतनी आसानी से हल कर सकते थे आप इसे। sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा। दोस्तों काफी आसान है। अब देखिए 1 अपॉन कॉस ए, sec a को हमने लिखा, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दिया, साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू क्या है 1 माइनस साइन ए। अब हम दोस्तों इसे हल भी ना करें, इजीली हम इसका आंसर टेक करेंगे कॉस ए। कैसे, हमें पता है नीचे एलसीएम कॉस ए आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। अब आप बताइए ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन आप सेकंड में हल करना चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है तो आंसर कॉस ए हो जाएगा। बस ये आंसर था आपका, डी आंसर। सेकंड्स में हल होने वाले क्वेश्चन है ये। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोणों की माप क्या होगी। अवनमन कोण और उन्नयन कोणों में अंतर समझ लीजिए। अवनमन का मतलब होता है नमन, मतलब नमन नीचे झुक के। तो जब भी आप टॉप से नीचे की ओर देखेंगे तो नमन, अवनमन कोण होगा। उन्नयन, उन्नयन का मतलब ऊपर की ओर नयन, ऊपर की ओर जब आपको देखना पड़ेगा तो वहां उन्नयन कोण बनता है। मतलब जैसे आप अगर मान लीजिए यहां पर खड़े हुए हैं, अगर आपको ऊपर की ओर देखना पड़ रहा है तो जो इस अक्ष से कोण बनेगा ये उन्नयन होगा। अगर मान लीजिए आपको नीचे की ओर देखना पड़ रहा है तो जो इस अक्ष के साथ जो कोण बनता है ये अवनमन कोण होता है। ये बात हमेशा याद रखिए। बस यही देखिए, यहां पर आपको अवनमन कोणों की माप पूछी गई थी, तो अवनमन कोणों का मतलब ये जो होगा, एक पैरेलल लाइन ये खींचिए ऐसे, तो इस कोण की माप और इस कोण की माप आपको बतानी थी। अब दोस्तों देखिए ये दो पैरेलल लाइन हो गई, ये और ये पैरेलल लाइन है। अगर ये कोण देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब ये लाइन जो है इनको मिला रही है, तो ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा। तो ये 45 है तो ये 45 डिग्री हो गया। मतलब अब देखिए ए तथा पी से देखने पर ए जो है वो 45 डिग्री है। ए 45 डिग्री कहां दिया है, देखिए यहां दिया हुआ है,
और यहाँ दिया हुआ है 2 जगह। अब हमें P पर देखना है अवनमन कोण क्या होगा। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में, देखिए ये वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में ये कोण जो है 90 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री दिया है, तो 9 6 15 150 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। 180 माइनस अगर 150 करेंगे तो 30 डिग्री आएगा, मतलब ये वाला कोण जो है वो 30 डिग्री आया। अब ये दोनों फिर समांतर रेखाएं हैं और ये लाइन इनको मिला रही है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ये कोण 30 है तो ये वाला कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो P का अवनमन कोण 30 होगा, A का 45 होगा। अब देखिए 45 और 30 कहां दिया था, यहां पर दिया हुआ था 45 और 30। ये क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसी त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 और tan A बराबर 1/√3 हो, तो sin A cos B प्लस cos A sin B का मान क्या होगा। अब दोस्तों अगर आपको पता है sin A प्लस B, sin A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको पता है sin A cos B प्लस cos A sin B, अगर आपको ये पता है ये फॉर्मूला होता है sin A प्लस B का, तो त्रिभुज ABC में देखिए एक त्रिभुज दिया था ABC, A B और C 90 डिग्री दिया था और tan A बराबर 1/√3 था। tan का मतलब हो गया जो हमारा परपेंडिकुलर है लंब 1 और आधार √3 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 हमारा। बस अब आप आसानी से पता लगा लेंगे कि हमारा tan A, हमें देखिए C की वैल्यू दी हुई है, C की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो आप बताइए sin A बराबर क्या हो जाएगा, sin A बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1/2, तो A की वैल्यू क्या हो गई, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हमें ये पता चल गया ये 30 डिग्री है। जब ये 90 है ये 30 है तो ये बचा क्या 60 डिग्री हो गया। अब हमें A और B की वैल्यू पता चल गई 30 और 60, इसमें रखेंगे क्या आएगा sin 30 प्लस 60 बराबर क्या हो गया sin 90 हो गया, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। बस आंसर था, सी ऑप्शन करेक्ट था, इसमें क्वेश्चन नहीं रखना था। अगर आपको ये पता था sin A प्लस B की वैल्यू क्या होती है sin A cos B प्लस cos A sin B, तब आप आसानी से कर सकते थे। अब आइए दोस्तों, ये तो हो गया sin A प्लस B, sin A माइनस B भी आपको याद रखना है, क्या होती है sin A cos B माइनस cos A sin B, ये आपको भी याद रखना है, sin A माइनस B का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर cos में देखिए cos A प्लस B का फॉर्मूला होगा cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A माइनस B होगा cos A cos B प्लस sin A sin B, ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों फॉर्मूले आपको फिंगर पॉइंट पे आने चाहिए, तब आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। मान लीजिए एक घड़ी बना लीजिए, इसके मिनट की सुई जो है 8 सेंटीमीटर लंबी है। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, एक मिनट में मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया जो त्रिज्य खंड है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप बताइए ये घड़ी जो है मिनट की सुई कितने मिनट में पूरा राउंड लगा लेती है, 60 मिनट। 60 मिनट में पूरा राउंड लगाती है, मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाएगी। तो एक मिनट में कितना घूम रही होगी, एक मिनट में 360/60, क्या हो गया 6 छंग 36, एक मिनट में ये 6 डिग्री घूम रही होगी। एक मिनट में कितना घूम रही है, 6 डिग्री घूम रही है। तो बस अब बताइए अगर ये 6 डिग्री घूम जा रही है, मान लीजिए ये यहां पर पहुंच गई, 6 डिग्री घूम रही है, तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको बताना था। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, बस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 डिग्री गुणा πr²। थीटा क्या है 6 डिग्री, कितना घूम रही है एक मिनट में, 6 डिग्री घूम रही है, तो थीटा की वैल्यू 6 रखी है, 6/360 गुणा πr², 6 छंग 36, तो πr²/60 डिग्री, πr²/60 डिग्री जो है इसका क्षेत्रफल होगा, πr²/60 डिग्री। देखिए ए ऑप्शन करेक्ट था। तो आपको याद होना चाहिए सबसे पहले 60 मिनट में 360 डिग्री मिनट की सुई घूमती है, तो एक मिनट के लिए हमने 60 से 360 को विभाजित किया, 6 छंग 36 हो गया, 6 डिग्री एक मिनट में घूम रही है। हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई। त्रिज्य खंड का फॉर्मूला होता है θ/360 गुणा πr², हमें थीटा पता चल गया कितना है
6 डिग्री घूम रही है, तो थीटा की वैल्यू 6 रखी, आंसर मिल गया पाई आर स्क्वायर बटे 60। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, ये ठोस अर्धगोला है, ठोस, तो मतलब वैसे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये ऊपर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ऐड हो जाएगा जो कटा हुआ है, ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर ये भी ऐड हो जाएगा, तो क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर जो हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए व्यास है, ये याद रखिए, त्रिज्या नहीं है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या क्या हो गई 1/2 का आधा करेंगे, 1/4 सेंटीमीटर जो है इसकी त्रिज्या है। रख दीजिए आर की वैल्यू क्या हो गई 3 इंटू पाई इंटू 1/4 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 3/4 का स्क्वायर हो गया 16 पाई, 3/4 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसकी त्रिज्या है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्य क्रमशः ये दिए हुए थे, बंटन का बहुलक बताइए। पहले ही हम दोस्तों आपको बता चुके हैं, संबंध याद रखना है आपको। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये संबंध आपको याद रखना है, हर बार पूछा जाएगा ये। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। अब रखिए माध्यिका की वैल्यू क्या है, माध्यिका की वैल्यू है 25.8, 3 का गुणा कीजिए 25.8 से, माइनस कर दीजिए 2 गुणा 26.1, क्या आएगा, तो 77.4 माइनस 52.2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 25.2 जो होगा ये बहुलक होगा, 25.2। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, 25.2 बहुलक होगा। ये संबंध आपको याद रखना है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। आपके आंसर सेकंड्स में आएंगे। अब ये देखिए 20वां क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होगी वह हमारा मीन होगा, माध्य और माध्यिका दोनों, मीडियन एंड जो हमारा मीन है, मीडियन एंड मीन दोनों जो होते हैं वह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो मीन एंड मीडियन। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या क्या होगी। अगर कोई एक त्रिघात है तो ऑब्वियस ही बात है, त्रिघात है तो मतलब x की कितनी वैल्यू होंगी, x की केवल 3 वैल्यू ही होंगी, और यहाँ अधिक से अधिक शून्यांकों की बात कर रहा है, मतलब उसके मूलों की बात कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 3 होंगी। द्विघात होगा तो 2 होंगी, अगर एक घात होगा तो 1 वैल्यू होगी। तो दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन दूसरा देखिए, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं से विभाजित कीजिए, 2 से कीजिए तो 70 आएगा, फिर 2 से कीजिए तो 35 आएगा, फिर 5 से कीजिए तो 7 आएगा, 7 से करेंगे तो 1 आएगा, तो 7 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, तो देखिए 2 का पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 का पावर 2 5 गुणा 7 क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं से विभाजित करने पर जो संख्याएं आपको मिल जाएंगी वही इनके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब दोस्तों देखिए ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, भाज्य भाजक और भागफल एवं शेषफल में क्या संबंध होता है, आप दोस्तों बताइए। अगर दोस्तों आप बताइए, अगर हम 17 को 5 से विभाजित करेंगे तो 5 3 15 शेषफल आएगा 2, तो क्या संबंध होता है, ये हमारा होता है भाज्य, ये होता है हमारा भाजक, और ये होता है भागफल, ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल, शेषफल। तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। क्या होगा, भाजक का गुणा भागफल से करेंगे प्लस शेषफल कर देंगे तो ये भाज्य के बराबर हो जाएगा। तो भाज्य बराबर क्या हो गया, भाजक का गुणा भागफल से करेंगे प्लस शेषफल, तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज याद रखिए, ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, और ये होगा भागफल, और ये होता है शेषफल। तो इस तरीके से सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म के कितने हल होंगे। अब दोस्तों कंडीशन समझ लीजिए, a1x + b1y + c1 = 0
और a2x प्लस का b2 बाई प्लस c2 बराबर 0। अगर दोस्तों तीन कंडीशन है इसकी, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो इनके अद्वितीय हल होते हैं, मतलब एक ही हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है केवल इनका एक ही हल होगा, केवल एक हल होगा अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। अगर दोस्तों a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो इनके कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और यहां देखिए अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होता है तो इसके अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, मतलब अगणित हल होते हैं, गिना नहीं जा सकता, इतने हल हो जाएंगे। तो ये तीनों कंडीशन आपको पता करनी है। अब बस इसमें देखिए a1 है 1, b1 है 2, c1 है 5। यहां देखिए a2 है -3 और b2 है -6 और c2 है 1। रख दीजिए a1 अपॉन a2 हो जाएगा 1 बटा -3 बराबर देखिए b1 अपॉन b2 क्या है 2 बटा -6, 2 3 6, ये भी माइनस का 1 बटा 3 आ गया। अब c1 अपॉन c2 और चेक करिए, ये हो जाएगा 5 बटा 1। इसका मतलब देखिए a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब बीच वाली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। इस कंडीशन में इसके कोई हल नहीं होंगे। डी ऑप्शन देखिए, इनमें से कोई नहीं, अर्थात इसके कोई हल नहीं होंगे। बस अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। समांतर श्रेणी -5, -1, -3, -7 का सार्वांतर क्या होगा। सार्वांतर का मतलब आप देखिए a1, a2, a3, a4 अगर ये है तो a2 माइनस a1 जो होगा वो सार्वांतर होता है। -1 -5 इंटू माइनस के 1 में से -5 को घटाएंगे, क्या आएगा -1, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 4 आएगा, प्लस का 4। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, प्लस का 4 सार्वांतर होता है, ये आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का विविक्त कर क्या होगा। विविक्त कर मतलब डी से डिनोट करते हैं, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, इसी को कहते हैं विविक्त कर, ये याद रखिए, डी बराबर b² माइनस 4ac। तो कौन सा हो जाएगा, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, b² माइनस 4ac, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये 7वां क्वेश्चन, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। आपको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम पहले मॉडल में ही ये सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, आप इसको कमेंट करके आंसर कीजिए। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब ये फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कमेंट करके आंसर बताइए आप लोग क्या आएगा। अब दोस्तों देखिए ये 8वां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m के मूल बराबर हैं, तो m का मान क्या होगा। अगर दोस्तों मूल बराबर होते हैं, मूल बराबर होने का मतलब हो गया अगर इसके दो मूल हैं अल्फा बराबर बीटा, अगर ये हैं तो मूल बराबर होने का मतलब हो गया। अब देखिए इनके मूलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन सी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो मूलों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए, एक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, माइनस ये देखिए 12 है, माइनस का 12 बी की वैल्यू अपॉन 3, ये क्या हो गया 3 चौक 12 माइनस माइनस प्लस, मतलब मूलों का योगफल 4 हो गया। अब दोस्तों देखिए यहां पर मूलों दिया हुआ था, मूल बराबर है तो अल्फा बराबर बीटा हो गया, अल्फा बराबर क्या हो गया बीटा हो गया। तो यहां पर हम अल्फा प्लस बीटा को 2 अल्फा भी लिख सकते हैं बराबर 4, तो अल्फा बराबर 2 हो जाएगा। बस मूल यहां पर थे बराबर हैं, तो m की वैल्यू आपको निकालना, अर्थात एक मूल इसका क्या आ गया 2 आ गया। अब अल्फा की वैल्यू हमें एक मूल पता चल गया 2, तो रख दीजिए x की जगह 2, तो 3 गुणा 2 का पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, माइनस 12 गुणा 2 प्लस का m बराबर 0, 4 3 12 हो गया, माइनस 12 दूनी 24 हो गया, प्लस का m हो गया। 24 माइनस 12 क्या आएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। देखिए m बराबर जब 12 माइनस इधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस का 12 हो जाएगा, तो m की वैल्यू 12 आ गई। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हमें दिया हुआ था मूल बराबर है, अल्फा प्लस बीटा हमें पता था माइनस बी अपॉन ए होता है, तो 4 आ गया।
और जब मूल बराबर है तो अल्फा बराबर बीटा, अर्थात 2 अल्फा बराबर 4 तो अल्फा बराबर 2। हमने एक मूल पता चल गया तो हमने यहाँ पे रख दिया, m की वैल्यू मिल गई। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं, उसके प्रत्येक शीर्षालंब की लंबाई क्या होगी? अगर समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज अगर समबाहु है, क्या दिया है? ABC की भुजाएं अगर 2a 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 हैं, तो यहां से अगर इस पे शीर्षाभिलंब डालेंगे तो इसकी लंबाई आपको निकालनी थी। शीर्षाभिलंब डालेंगे तो ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये 2a है। अब आप बताइए, तो अब हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर 4a स्क्वायर बराबर ये h मान लेते हैं, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बस, तो h स्क्वायर हमें h निकालना है, तो इधर आएंगे 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, तो ये 3a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर हो गया। तो h बराबर क्या निकल के आया? √3a, √3a शीर्षाभिलंब की लंबाई निकल आई √3a। सी ऑप्शन करेक्ट है, a √3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, और इसके जितने शीर्षाभिलंब होंगे वो सब बराबर होंगे। तो बस यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा? आपको माध्य निकालना था। माध्य निकालने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं आपको क्या करना है। ये वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई थी। अब आपको यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करना है। इसमें क्या कॉलम ऐड करेंगे आप? ये xi, ये है फ्रीक्वेंसी fi। xi निकालने के लिए क्या करना है? जो वर्ग अंतराल है इनको जोड़िए, 3 और 1 4, इसका आधा कीजिए 2, 5 और 3 को जोड़िए 8, आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 7 5 12 को आधा करेंगे 6 हो जाएगा, 9 और 7 16 को आधा करेंगे 8 होगा, 11 और 9 20 को आधा करेंगे 10 होगा। अब बस इसी में एक कॉलम और ऐड करना है आपको। अब इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा fi और xi का गुणा करिए, fi और xi इन दोनों का। 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, और 8 दूनी 16 हो गया, 10 3 30 हो गया। अब सिग्मा fi xi मतलब इसको पूरे को जोड़िए, 6 8 14 हो गया, 14 में 24 जोड़ेंगे 38, 38 में 16 जोड़ेंगे तो आएगा 54, 54 में अगर 30 जोड़ेंगे तो 84 आएगा, 84। सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब आपको क्या करना है? इसमें सिग्मा fi से इसको डिवाइड करना है। fi क्या है? फ्रीक्वेंसी बारंबारता। 3 2 5 5 4 9 9 2 11 11 और 3 11 और 3 हो जाएगा 14। बस 14 से इसे डिवाइड करेंगे, 14 छंग हो जाएगा 84, अर्थात इसके जो माध्य आएगा वो 6 आएगा। डी ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट हो गया, माध्य आया इसका 6। 10वें का हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट है 6। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, साइन 27 बटे कॉस 63 का मान क्या होगा? साइन 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 63 भी तो लिख सकते हैं इसको, बटे कॉस 63। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 63 बटा कॉस 63 क्या होगा? कैंसिल आउट होगा, तो 1 आंसर आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट था। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कॉस ए बराबर √3 बटा 2, तो साइन 2a की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है साइन 2a के फॉर्मूला में क्या होता है? साइन 2a। अब आप देखिए कॉस ए बराबर √3 है, तो a की वैल्यू क्या होगी? कॉस में किसकी वैल्यू √3 होती है? 30। a की वैल्यू 30 हो गई, तो साइन 2a का फॉर्मूला लगाइए, 2 साइन ए कॉस ए। बस आप रखिए 2 साइन ए की वैल्यू क्या है? 30 साइन 30 गुणा कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू आपको दी हुई थी √3 बटा 2। 2 गुणा साइन 30 की वैल्यू 1 बटा 2 गुणा √3 बटा 2। 2 से 2 कैंसिल, तो साइन 2a की वैल्यू क्या आई? √3 बटा 2, अर्थात डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। आपको ये याद रखना है साइन 2 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बस अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन था, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए का मान क्या होगा? बस आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए रखेंगे tan स्क्वायर ए को, तो 1 + sin स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 + cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बस इसे हल करेंगे, देखिए cos स्क्वायर ए इधर आएगा 1, तो cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए बचेगा, अपॉन ये cos sin स्क्वायर ए इधर आएगा तो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए फिर 1 हो जाएगा, अपॉन 1 अपॉन sin स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ये tan स्क्वायर ए। अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है, tan स्क्वायर ए। अब आइए देखते हैं
14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर, साइन 2a बराबर 2 साइन a सत्य होगा जब a किसके बराबर होगा। दोस्तों आपको पता है अगर साइन 2a इसमें रख दीजिए, अगर साइन 0 रखेंगे, साइन 0 हो जाएगा बराबर 2 साइन 0, अर्थात साइन 0 की वैल्यू 0 और 2 साइन 0 अर्थात ये 0 बराबर 0। यहां भी इस ऑप्शन में भी करेक्ट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। आप देखिए अब क्या है, 22 सेंटीमीटर इसकी परिधि है। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है बराबर 22 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 22 हो गया। तो 22 से 22 कट जाएगा, 22 एकम 22, तो आर की वैल्यू आएगी 7/2 सेंटीमीटर। क्या पूछा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब 4 समान अंशों में विभाजित करेंगे तो 90 डिग्री एक होगा। तो क्या होता है, θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। बस थीटा क्या है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, 4 बार तोड़ेंगे तभी तो 360 होगा। तो 90/360 गुणा पाई, आर की वैल्यू है 7 गुणा 7/2 गुणा 2। बस हो गई, 9 चौक 36, क्या आएगा 49 पाई/16। 49 पाई/16। देखिए 49 पाई/16 कहां पर है। अब इसमें आप पाई की वैल्यू रख लीजिए। पाई की वैल्यू क्या होगी, 49/16, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और ये 11 बार, तो 11 सत्ते 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर कहां पर है, सी ऑप्शन करेक्ट है, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए 16 नंबर, कैप्सूल संयोजन है। जो कैप्सूल संयोजन है, एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का, एक बेलन एवं 1 अर्धगोले का, एक बेलन एवं 2 गोलों का, 2 शंकुओं का। अब दोस्तों कैप्सूल संयोजन क्या होता है, एक बेलन एवं 2 अर्धगोले। अगर मान लीजिए एक बेलन इस तरीके का है, इस तरीके से है और ये है, अगर इसके ऊपर एक इधर और एक इधर, आप देखिए ये कैप्सूल की तरह बन जाएगा। आपने कैप्सूल देखा होगा, कैप्सूल इसी टाइप का होता है, तो इन्हीं को मिलाने पर ये कैप्सूल संयोजन इसीलिए बोलते हैं कि एक बेलन को अगर 2 अर्धगोले ऊपर रख दिए जाएं तो ये एक कैप्सूल की तरह बन जाता है, तो इसीलिए इसे कैप्सूल संयोजन कहते हैं। तो एक बेलन 2 अर्धगोलों के संयोजन को कैप्सूल संयोजन कहते हैं। अब 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक ये दिया हुआ था, उनका माध्यक पूछा था। तो हमने बताया बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर याद रखिए 3 गुणा माध्य का, 3 गुणा माध्य का माइनस का 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य। अब वैल्यू आपको दी हुई है क्या है, तो उनका माध्यक पूछा था, बहुलक दिया हुआ था 35, तो 35 बराबर हो जाएगा 3 गुणा माध्यक आपसे पूछा है, 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य दिया हुआ है, माध्य 32 है तो 32 दूनी 64 हो गया। तो 3 गुणा माध्यक हमने मान ली x बराबर 64 इधर आएगा तो 64 प्लस का 35 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 99/3, तो ये आएगा 33। तो माध्यक जो है वो 33 होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, माध्यक 33। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बारंबारता श्रेणी का आपको बहुलक वर्ग पूछा था। बहुलक वर्ग का मतलब आप देखिए जो बारंबारता है, सबसे ज्यादा किस वर्ग की बारंबारता है, सबसे ज्यादा 19, ये है ना, तो यही हमारा बहुलक वर्ग हो गया 15 से 20, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया 15 से 20। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पॉसिबिलिटी है पासे पर आने पर। 2 पासे उछाले जा रहे हैं तो देखिए अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये है। अब आप देखिए 10 होने की पॉसिबिलिटी क्या है, 4 के साथ ये 6 आ जाए, या इस 6 के साथ ये वाला 4 आ जाए, या 5 के साथ में 5 आ जाए। तो कुल कितनी पॉसिबिलिटी है, 3, 1, 2, 3 पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है आने की। क्या, 4 + 6, 6 + 6 + 4, 5 + 5, तो ये 3 पॉसिबिलिटी। टोटल कितने हैं, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है आने की, टोटल पॉसिबिलिटी है 36। देखिए 6 अंक ये हैं और 6 अंक ये आने की पॉसिबिलिटी है, तो ये 6 × 6 36 प्रकार से आ सकते हैं, 36 प्रकार से। जब कुल पॉसिबिलिटी कितनी है, 36 जोड़े आने की संभावना है। 10 कितनी है, 10 3 ही है, 3 पॉसिबिलिटी है,
तो 3/10 जो है 10 उनका योग 10 आने की प्रायिकता हो गई। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/12 जो है ये प्रायिकता होगी 1/12। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 1/12। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर का। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, सम संख्याएं क्या है 2, 4 और 6। कुल पॉसिबिलिटी कितनी है 6 अंक आने की, तो 6 नीचे रखिए। सम अंक कितने हैं 3, तो 3 ऊपर रख दीजिए। 3 दूनी 6, 1/2 जो है सम आने की प्रायिकता हो गई 1/2। सी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों ये था मॉडल पेपर 3। इसमें हमने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूरे सॉल्व कराए। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ समझ रहे हैं इस वीडियो श्रृंखला को तो मैथमेटिक्स में आप 95% मार्क्स अपने पक्के समझिए। तो दोस्तों इस वीडियो श्रृंखला को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे हम आपको और भी मॉडल पेपर दे सकें। आपका इस विमर्श एजुकेशन चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।